आम जो हमारा दर्शक है उसको समझ में आए कि काले में शामिल तो हो जाते हैं जो है जिंदाबाद। चुनाव प्रचार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 26 जनवरी की लाल किला की घटना ले ले, वहाँ एक युवती से जो रेप हुआ था वो भी एक बड़ी मैनेज करने में कहीं कमियां रह जाती कहा था जो हुआ है शर्मनाक। लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर तो सर किसान आंदोलन का असर बहुत कम देखा। गुलामी की परंपरा। इस बार सरकार ने पहले 8 क्विंटल जो देती थी प्रति एकड़ के उसको बढ़ा करके 10 के बारे में ये कहा जाता है कि जो योगेंद्र यादव फिलहाल जो जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर जितनी सक्रियता से लगे हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे। देख रहे हैं लोकल हरियाणा न्यूज, मैं करमवीर सिंह। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका परिचय मैं आपको करवाऊं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं जो जय किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज उनसे हम बात करेंगे प्रदेश भर की स्थिति के बारे में, देश के अंदर 3 कृषि जो कानून है उनके बारे में बात करेंगे। योगेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया करमवीर भाई। सौभाग्य अपने इलाके के किसानों भाइयों से और आप जैसे किसान हितैषी पत्रकारों से बात करने का। पिछले 6 साल से लगातार यहाँ किसान का जो भी सवाल रहा है उस पे हम लोग ज़मीन से जुड़े रहे हैं। चाहे बाजरे के किसान का सवाल हो, सरसों के किसान की सवाल हो, यहाँ पानी की किल्लत हो, खाद की किल्लत हो। 2015 से लगातार जय किसान आंदोलन यहाँ के किसानों के सवाल उठाता रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 3 कृषि कानूनों को लेकर। जिस तरह से लगातार 11 महीने से अधिक का समय हो चुका है, किसान दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, तो 3 कृषि कानूनों को आंदोलन जो आप जिस प्रकार से जो संगठन है या जो किसान वहां डटे हुए हैं उन सभी की तरफ से कहा जाता है कि ये 3 काले कानून हैं। तो मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि एक आम जो हमारा दर्शक है उसको समझ में आए कि काले किस प्रकार से, उस चीज को थोड़ा समझाइए। अच्छा कि आपने पूछा, क्योंकि कई बार जो हमारे आंदोलन में शामिल होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता है कि क्या होता है। आंदोलन में शामिल तो हो जाते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद जी। और हमारे इलाके में तो खास तौर पे जानने की ज़रूरत है। भाई ये 3 कानून हैं। पहला कानून है, कानूनों के नाम इतने लंबे हैं कि सरकार को खुद नहीं पता, मंत्री भी बोल नहीं सकते। मैं साधारण भाषा में बता देता हूँ। पहला कानून है जिसको बोलना चाहिए मंडी बंदी कानून। कानून ये कहता है कि जो सरकारी मंडी, अनाज मंडी जिसको हम बोलते हैं, सरकार की भाषा में एपीएमसी बोला जाता है, उस मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी भी बन सकेगी। आप कहोगे चलो भाई अंदर है तो बाहर एक और मंडी बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये है कि सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, फीस लगेगी, रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे क्वालिटी चेक होगा। बाहर कुछ भी नहीं होगा। नतीजा क्या होगा? पहले साल बाहर का व्यापारी किसान को 50 रुपये फालतू दे देगा, किसान लालच में वहाँ पे फसल को बेचेगा। दूसरे साल 25 रुपये फालतू दे देगा, किसान वहाँ जाएगा। तीसरे साल तक आते आते हमारी सरकारी मंडी हो जाएगी खाली। वहाँ पे आड़ती क्यों बैठेगा भाई? जब उसको पैसा ना मिल रहा, ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा बेचने वाला, तो वो छोड़ देगा। तीसरे साल तक हो जाएगी मंडी हमारी खाली, और तब जब किसान जाएगा बेचने के लिए तो व्यापारी बोलेगा कि जी 400 रुपये कम है, बोलेगा आपको बाजरा 1100 में दे रहा हूँ, लेना है तो दो, नहीं तो जाओ। गेहूं में बोलेगा 1200 का रेट है, 1300 का रेट है, देना है तो दो, नहीं तो जाओ। मतलब इस कानून का नतीजा ये होगा कि हमारी सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और सरकारी मंडी जैसी भी है, खराब है, उसमें कई दिक्कत है। वो छप्पर है जो लीक कर रहा है, लेकिन ले दे कि मेरे सर के ऊपर वो छप्पर है। छप्पर ही जिस दिन हट गया उस दिन मेरे को कौन बचाएगा? पहली बात। दूसरा कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट खेती का है, फिर लंबा सा उसका नाम है। सरकार कहती है कंपनी और किसान के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। सरकार कहती है भी रजामंदी का मामला, इसमें क्या दिक्कत है? सीखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? पंजाब में पेप्सी कंपनी थी, उसने आलू के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जी कि 6 रुपये किलो में हमें आलू फसल बीजने से पहले कहा कि जितनी भी फसल होगी तुम्हारी 6 रुपये में हम ले लेंगे। ठीक है भाई। पहले साल मंडी में रेट गया कुल मिला के 8 रुपया। तो कंपनी किसान के पास आई कि देखो मंडी में भले ही 8 रुपये, पर तेरा मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 रुपये का, 6 में दोगे? किसान ने कहा भी ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 6 में ले जाओ। अगले साल मंडी में आलू 4 रुपया। अब किसान उसके गैल गया। किसान कहे कि भाई आपने 6 रुपये का वादा किया था। कंपनी ने कहा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपके आलू का साइज इतना होना चाहिए, आपका आलू तो ज़्यादा मीठा है, आपके आलू में ये गड़बड़ है। कंपनी ने ना लिया, किसान पीछे पीछे रह गया, कुछ नहीं हुआ। कंपनी और किसान का कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। कंपनी के पास बड़े बड़े वकील हैं, दिल्ली में कहाँ कहाँ जाते हैं, किसान उसका कैसे मुकाबला कर सकता है?
तो ये कानून है जिससे किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा कंपनी का। जी। तीसरा कानून है जिसको मैं कहता हूं कि ये जमाखोरी छूट कानून। अब तक सरकार ने लिमिट लगा रखी थी कि किसी भी फसल को कोई भी व्यापारी कितना भी बड़ा गोदाम हो कुछ लिमिट में स्टॉक कर सकता है, उससे ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकता। अगर खास तौर पे महंगाई हो जाए तो सरकार स्टॉक लिमिट लगा देती थी कि जमाखोरी आप नहीं कर सकते, कालाबाजारी नहीं कर सकते। जी। अब इस कानून में सरकार ने कहा है जमाखोरी कालाबाजारी पे कोई लिमिट नहीं रहेगी, आप जितना मर्जी स्टॉक कर लो। अब इससे दो नुकसान है। एक तो ये कि जब दाम बढ़ेंगे तो सरकार दाम को नियंत्रित नहीं कर सकेगी, कालाबाजारी करेंगे बड़े बड़े स्टॉकिस्ट। अब आप पूछोगे चलो इससे तो उपभोक्ता को नुकसान है, किसान को क्या नुकसान है? किसान को नुकसान ये है कि अब जो बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, हमारे इलाके में नहीं, हमारे लोगों ने देखा नहीं है, एक चीज़ होती है साइलो। जी। साइलो इतना बड़ा गोदाम होता है कि पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके अंदर आ जाती है। तो साइलो में जब वो रखेंगे बड़ा बड़ा स्टॉक, तो क्या करेगा, जब किसान का बाजरा बेचने का टाइम आया, सरसों बेचने का टाइम आया, उससे 10 दिन पहले 1 लाख टन रिलीज कर देंगे मार्केट में छोड़ा, दाम गिर जाएगा। जब किसान फसल बेचने जाएगा तो दाम हो जाएगा डाउन, फिर उसके बाद साइलो के गेट हो जाएंगे बंद, और जब खरीदने का टाइम आएगा उपभोक्ता का, तब कहेगा जी किल्लत है, अब यहाँ तो नहीं है क्योंकि बाबू ने कालाबाजारी कर रखी है, तब हो जाएगा दाम अप। तो मजदूर को नुकसान क्योंकि उसको महंगा मिलेगा, किसान को नुकसान क्योंकि वो सस्ता बेचेगा। तो इन तीनों कानून से पूरी खेती किसानी जो है किसान के हाथ में नहीं, कंपनियों के हाथ में चली जाएगी। इसलिए देश भर का किसान आज इसके खिलाफ खड़ा हुआ है। किसान कह रहा है कि इस देश की खेती किसान के हाथ में रहेगी, कंपनियों की गुलामी करके इस देश का किसान नहीं बच सकता, खेती नहीं बच सकती। ये हमारी नस्ल और फसल दोनों का मामला है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है योगेंद्र जी, जिस प्रकार से लगातार किसान लाखों की संख्या में वहां धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं, क्या केंद्र सरकार की ये हठधर्मिता? अहंकार। अब एक बाल हट होता है, एक राज हट होता है। बाल हट मतलब बच्चा जिद करके बैठ गया, मैं तो मतलब लूंगा, चॉकलेट लूंगा, वो वाला खिलौना लूंगा, जो उसके हाथ में है वो वाला खिलौना लूंगा जी। तो चलो बच्चे को तो लोग 50 तरीके से मना लेते हैं। दूसरा होता है राज हट, कि मैं ना मानूं, सब कुछ बात बता दो, तर्क बता दो, मैं ना मानूं। अब देखिए हो क्या रहा है, मोदी जी कहते हैं कि मैंने किसान को गिफ्ट दिया। जी। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, सौगात दी। अब सौगात का क्या नियम है भाई साहब? मैं आपको कहूँ ये आपकी काले रंग की जो जैकेट है अच्छी ना है, आप ऐसा करो ये मेरी हरे वाली जैकेट ले लो, आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। आप कहोगे भाई साहब अच्छा लगे तो अलग बात है, जी। आप कहोगे ना योगेंद्र जी ठीक ना लगी, मेरे को ना ये वाली जैकेट सूट ना करती, आप वापस ले लो। मैं कहूँ ना मैंने दी, अब तो लेनी पड़ेगी, तू अपनी निकाल और ये वाली पहन। तो आप ज़्यादा एक बार फिर हाथ जोड़ लोगे, योगेंद्र जी मेरे घर आए हो, आप मेहमान हो, ऐसा ज़बरदस्ती ना करो, मेरे को पसंद ना है। तीसरी बार फिर मैं बोलूँ ना मेरी जैकेट तो पहननी पड़ेगी, मैंने गिफ्ट दिया, तो मेरा अपमान कर रहा है। यही हो रहा है किसान और मोदी जी के बीच में। मोदी जी कह रहे हैं मैं तेरे को सौगात दे रहा हूँ, किसान हाथ जोड़ रहा है, भाई मेरे को सौगात ना चाहिए, तुम अपने घर में रख ले, मेरे को नहीं। और अगर सौगात देनी है मोदी जी, तो आप मेरे को एमएसपी का कानून दे दो जो मेरे को चाहिए। भाई अब तो बच्चा भी घर में, आजकल तो बच्चा भी बगैर मांगे गिफ्ट नहीं, बच्चा भी कहता है ना ना माँ ये वाला ना वो वाला चाहिए, है ना। तो किसान कह रहा है कि मोदी जी आप जो मेरे को गिफ्ट दे रहे हो मेरे को ना चाहिए, मेरा बर्बाद हो जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। आप अगर गिफ्ट देना चाहते हो तो मेरे को वो गिफ्ट दे दो जो मैं अपने मुंह से मांग रहा हूं। मोदी जी कह रहे हैं ना मैंने दिए, गिफ्ट तो लेनी पड़ेगी। अब तो ज्यादा जिद कर रहा है तो चलो लाल पन्नी में ना मैं तेरे को हरी पन्नी में बांध के दे दूंगा, लेनी तो पड़ेगी। अब ये राजहट है जो कि आज किसान के रास्ते में खड़ा है। और मैं समझता हूं कि अंततः लोकतंत्र में अहंकार नहीं जीतता। इंदिरा गांधी ने भी बड़ा अहंकार करके देख लिया था, उसको भी जनता ने सबक सिखा दिया था 77 में। इसी तरह से मोदी जी का भी अहंकार टूटेगा। जब 19 में दोबारा जीत गए ना, उसके बाद से अहंकार बहुत ज़्यादा हो गया है। और अहंकार की लोकतंत्र में यही दवा है कि जनता सड़क पे आके सिखाए। जो किसान आंदोलन है उसके अंदर जो संगठन शामिल हैं वो भी कहीं ना कहीं राजनीति तो कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने जाकर बंगाल के अंदर जो है चुनाव प्रचार में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करने, आपने हरियाणा में उपचुनाव जो अभी हाल में हुआ वहाँ भी जो है संगठन के कुछ जो आपके पदाधिकारी थे दूसरे संगठनों के वो गए थे।
यूपी इलेक्शन के बारे में भी जो है घोषणा की हुई है कि यूपी में भी जो है विरोध किया जाएगा इनका लगातार। तो इसको एक राजनीतिक रूप देने की संगठनों द्वारा भी कोई जो है इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। भाई ये देखो, अगर राज की नीति पे सवाल उठाना राजनीति है तब तो हाँ भाई कर रहे हैं, करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, हरियाणा के किसान को भी करनी चाहिए, ये दक्षिण हरियाणा के लोगों को भी करनी चाहिए, नहीं तो ना आपकी सड़क सुधरेगी ना आपका इलाका सुधरेगा। तो राज की नीति पर सवाल उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है, कर्तव्य है, ये तो करना ही चाहिए। अगर ये राजनीति है तो हाँ भाई बिल्कुल कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि कोई चुनाव किसान संगठन ने जाके कहो कि भी हमारा कैंडिडेट है इसको वोट दे दो, उसको ना बनाओ हमारे को बनाओ ना, ऐसा हमने कहीं नहीं कहा है। बंगाल में क्यों गए, एलनाबाद में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनको कोई बात समझ ही नहीं आती। बीजेपी का ऐसा मामला हो गया है कि संविधान की बात इनको समझ नहीं आती। हमने कहा साहब ये तीनों कानून तो असंवैधानिक हैं, केंद्र सरकार तो बना ही नहीं सकती, राज्य सरकार के बनाने के हैं। इनको नहीं सुनता, कहते हैं ना जी हमारे पास मेजोरिटी है, संविधान हम बदल लेंगे। इनको हमने कहा साहब किसान का नुकसान हो रहा है इससे ना, किसान का नुकसान हमें ज़्यादा पता है तुमसे, हमारे पास संसद में इतने एमपी हैं। हमने कहा साहब इतने देखो लोग यहाँ पे मर रहे हैं, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। कहते हैं ना हम गुजरात के अंदर चुनाव जीत गए, हम यहाँ पे जीत गए, वहाँ पे जीत गए। इनसे जो सवाल पूछ लो ये जवाब सिर्फ चुनाव और वोट का देते हैं। कुछ भी आप इनसे बात करके देख लो जी, कहो कि साहब इस टाइम दिन है, कहेंगे नहीं रात है, हमने चुनाव जीता है, हमें पता है कि क्या है, दिन है कि रात है। तो फिर किसान ने कहा भाई अगर तुम्हें एक ही चीज़ समझ आती है, वोट और कुर्सी और चुनाव, तो हम तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझा देते हैं। इसलिए हम मजबूर होके बंगाल में गए। बंगाल जाके हमने नहीं कहा ममता बनर्जी को वोट डालो, कांग्रेस को डालो, लेफ्ट को डालो, कुछ नहीं कहा हमने कहा कि ये जो किसानों की दुश्मन पार्टी है, जो किसानों को गाली देते हैं, किसानों पे लाठी चलवाते हैं, किसानों के सामने बैरिकेड लगाते हैं, किले ठुकवाते हैं, इस पार्टी को सजा दो। बंगाल की जनता ने दी सजा। एलनाबाद में हम क्या कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि इसको वोट दो, उसको वोट दो। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिर्फ इतना बोला है कि भाई जो भी करो बीजेपी को सजा दो। बीजेपी और जेजेपी इनको हमने 1 साल पहले बोला था कि भाई कुर्सी चाहिए कि तुम्हें किसान चाहिए, तुम चुन लो। इन्होंने कुर्सी चुन ली, तो भाई अब तो जनता इनको सबक तो देगी ना। तो हम तो एलनाबाद में सिर्फ ये कहने गए हैं कि बीजेपी को, मैंने कहा मिशन 0 चलाओ, गांव गांव में शपथ लो कि हम बीजेपी को एक वोट नहीं पड़ने देंगे यहाँ पे, बस ये चाहिए, बाकी अपने को कोई मतलब नहीं। किसान आंदोलन की तरफ से कोई चुनाव में ना खड़ा हुआ है ना होगा। किसान आंदोलन के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं, चाहे वो 26 जनवरी की लाल किला की घटना ले ले, वहाँ एक युवती से जो रेप हुआ था वो भी एक बड़ी दुखद घटना हुई थी, और भी कुछ घटनाएं हुई हैं। तो क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं जो आंदोलन जिस रूप में चल रहा है, एक बड़ा जो है काफ़ी संगठन है, तो मैनेज करने में कहीं कमियां रह जाती हैं क्या? भाई किसान आंदोलन तो कुंभ जैसा है, इतना बड़ा रेला है जिसमें सब तरह के लोग हैं, हमारे संगठन भी हैं, हमारे सहयोगी संगठन भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका चेहरा हम नहीं पहचानते, सब कुछ आता है। क्योंकि किसान संगठन तो इसी तरह से बाढ़ की तरह चलता है, रेले की तरह चलता है। अब उसमें क्या हर चीज़ ठीक होती है? ना, बिल्कुल नहीं होती। क्या कुंभ में हर चीज़ ठीक होती है? नहीं होती। कुंभ में पॉकेट मार भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। सवाल है कि क्या किसान आंदोलन का नेतृत्व इन गलत चीज़ों को गलत बताता है कि नहीं। आपने कहा 26 जनवरी वाली घटना, आपको ध्यान होगा मैंने बगैर किसी का इंतजार किए 26 तारीख को 3 बजे यहीं रेवाड़ी में ही थे। जी बिल्कुल, मैंने कहा था जो हुआ है शर्मनाक हुआ, बिल्कुल पूरे हर हिंदुस्तानी का सर झुकना चाहिए। 26 जनवरी को लाल किले पे तिरंगे के अलावा कोई और झंडा हो, कल को चाहे वो कोई हरा झंडा हो जाए, चाहे कल कोई ये सैफरन झंडा हो जाए, कोई भी हो, मेरे को मंजूर नहीं है। और उसके अगले दिन पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आके कहा कि हम इसकी नैतिक जिम्मेवारी कबूल करते हैं, है ना। आज तक सरकार ने इसकी पूरी जांच नहीं करवाई है। हम पूछते हैं ऐसा क्यों है कि ये दीप सिद्धू जो है इसकी तस्वीर अमित शाह के साथ निकलती है, जो करवा रहा था बंदा लाल किला में, उसकी फोटो मोदी जी के साथ, उसकी फोटो अमित शाह के साथ। दूसरा आपने बताया वो बंगाली युवती के साथ जो बलात्कार की घटना हुई। आप हमारी बात मत सुनो, आप उस युवती के पिताजी से पूछ लो कि कौन उनके साथ खड़ा हुआ। एक बार नहीं 10 बार उस आदमी ने कहा है
संयुक्त किसान मोर्चा, मेरे जैसे लोगों का नाम लेके भी बोलते हैं, जी। ये लोग मेरे साथ खड़े हुए, तब जाके मैं अपनी बेटी के बारे में शिकायत पुलिस में दर्ज करवा सका। और आज भी मोर्चा हर तरह से उनके साथ खड़ा है। दुर्घटना हुई, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, हमें जैसे ही पता लगा हम उसके साथ खड़े हुए और हमने कहा बिल्कुल आप इसकी शिकायत करवाओ। ये जो निहंग वाली घटना हुई जी। बहुत शर्मनाक घटना है। मतलब एक तो हत्या अपने आप में बुरी है, हत्या भी इस तरह से करो, ये जो बिल्कुल तालिबानी स्टाइल में हाथ काट दिया, पाँव काट दिया, लटका दिया, ये कोई करने का काम है। और उसके ऊपर से वीडियो बना के प्रचारित और कर रहे हो, कोई ये इंसानों वाला काम। हमने पहले दिन, आपने मेरे को सुना होगा, मैंने एकदम तुरंत कहा ये तालिबानों जैसी हरकत है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए और ऐसे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब आपको पता नहीं यहाँ सूचना पहुंची है, आपको तो पता होगा, पत्रकार हो, हमारे दर्शकों तक नहीं बात पहुंची होगी। ये जो करवाने, निहंगों का सारा करवाने वाला आदमी जो कि इंटरव्यू देता घूम रहा है उसके पक्ष में कि हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया, उसकी फोटो किसके साथ निकली? उसकी फोटो नरेंद्र तोमर जी के साथ निकली। तो ये क्यों होता है कि आंदोलन में हर कुछ थोड़े देर बाद कोई ना कोई ऐसी घटना होती है और घटना करने वाले की तस्वीर जो है वो बीजेपी के मंत्री के साथ निकलती है? ऐसा क्या मामला है? कहीं इसके पीछे षड्यंत्र तो नहीं है? जांच होनी चाहिए इस चीज़ की, और हम कहते हैं इसकी आप जांच करो। अब सरकार जांच नहीं करवा रही है, तो बीजेपी को ले दे के अब सिर्फ एक बात लगती है कि भाई मोर्चे में कोई तोड़फोड़ करवा दो, कोई हिंसा करवा दो, बदनाम करवा दो, और उसके बाद पीछे से हाथ झाड़ के देखो जी इन लोगों ने कितना बुरा काम किया है। वो तो किस्मत अच्छी है कि ये सारी फोटो बाहर आ जाती हैं। हम लोग भी थोड़ा सा सीख गए हैं सारे धंधे, अब आप जैसे पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता, कि इनकी फ़ोटो बाहर आ जाती है। बार बार ये किसान को मुँह काला करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं का मुँह काला होता है हर बार। जिस तरह से किसान आंदोलन सक्रिय है, आप दक्षिण हरियाणा से मूलतः बिलोंग करते हैं, लेकिन दक्षिण हरियाणा के अंदर तो सर किसान आंदोलन का असर बहुत कम देखने को मिल रहा है, क्या कारण है? पहले की तुलना में ज़्यादा लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे विस्तार हुआ है। लेकिन ये बात सही है, हर प्रदेश में कोई इलाका होता है जो कि आंदोलन का इलाका होता है और एक ठंडा इलाका। जैसे अब राजस्थान आप पढ़ो, सर हरियाणा को छोड़ दो, राजस्थान ढूंढो जी। राजस्थान में सारे आंदोलन कहाँ होते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, सारे आंदोलन यहीं पे होते हैं। जोधपुर में क्यों नहीं होता, जैसलमेर में क्यों नहीं होता? वहाँ का किसान दुखी नहीं है? बहुत दुखी है। तो एक तो आंदोलन का इतिहास होता है, हरियाणा में आंदोलन का इतिहास रहा है। इधर अपना जींद, नरवाना, हिसार, सरसा, फतेहाबाद, इस इलाकों में ज़्यादा रहा है, दूसरे इलाकों में कम रहा है। हमारा इलाका कम उसका रहा है। दूसरा एक बात है जो कड़वी बात है, लेकिन कह दूं अपने इलाके का हूँ, मैं ना कड़वी कहूँगा तो कौन कहेगा? जी बिल्कुल। कि यहाँ गुलामी की परंपरा है। ये जो है ना, एक खानदान ने इस इलाके में जो अपना सामंती राज चला रखा है, इन लोगों ने पूरे इलाके में गुलामी का संस्कार बनाया है। यहाँ का आदमी खड़ा होता है तो हाथ यूं जोड़ के खड़ा होता है। मैं तो कहता हूँ ये हाथ जोड़ना बंद कर दो भाई, मुट्ठी बांधो, हाथ उठाना सीखो, तब कुछ मिलेगा। इस इलाके ने क्या नहीं दिया? कांग्रेस को भर भर के छप्पर फाड़ के दिया। कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए। बीजेपी को जो आदमी पंच बनने लायक नहीं थे उनको इन्होंने एमएलए बना के भेज दिया इस इलाके में। कोई कसर छोड़ी? बीजेपी ने क्या दिया? भाषण दिए, कुछ नहीं दिया। आज भी आप इस इलाके की टूटी सड़कें देख लो, यहाँ आपके कनीना में बैठा हूँ जी, यहाँ की आप टूटी सड़कें देख लो, यहाँ के अस्पतालों की स्थिति देख लो, और यहाँ की जो फसल है, बाजरा और सरसों हमारी मुख्य फसल है। बार बार बाजरा के साथ अन्याय क्यों होता है? धान के साथ ही क्यों नहीं होता? गेहूं के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि इस इलाके के साथ, यहाँ के इलाके में गुलामी का संस्कार भर दिया गया है, और वो गुलामी का संस्कार टूटते टूटते टाइम लगेगा। यहाँ के इलाके के किसान को ये समझ आना कि भाई जब मैं हाथ उठाऊंगा, मुट्ठी बांधूंगा, ज़रूरत हो तो सड़क पे आऊँगा, तब कुछ होगा। अब यहाँ डीएपी नहीं मिल रही थी जी, तो यहाँ के किसानों ने क्या किया? हमारे संदीप भाई, हमारे साथी हैं, उनके नेतृत्व में सड़क पे बैठ गए। बहुत टाइम बाद हमारे इलाके में किसी ने किया ऐसा, सड़क पे बैठे तो दौड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता हर चीज़ पे सड़क पे बैठना चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप संघर्ष करोगे तो कुछ मिलेगा। इस इलाके में संघर्ष का संस्कार कम रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस आंदोलन में कम से कम हम ये बात तो सीख लेंगे, पूरा देश का किसान जैसे खड़ा हुआ है, अगर हम भी सीख लें ना, ये सारे नेता वेता दौड़ के आएंगे। पंजाब में अगर किसी किसान की खरीद ना हो ना ढेरी पे, वहीं पे एमएलए दौड़ा दौड़ा आता है, वहीं पे डीसी दौड़ा दौड़ा आता है। हमारे इलाके में कभी नहीं होता ऐसा। क्यों? क्योंकि किसान खड़ा होना नहीं सीखा है।
इस आंदोलन से अगर हमारा किसान ये सीख लेना तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। आपने बात की एमएसपी को लेकर, बाजरे खरीद को। जिस प्रकार से उत्तर हरियाणा की बात करें तो वहां पर धान की पैदा होती है। केंद्र सरकार ने जो तय समय किया, वहां के किसानों के दबाव में प्रदेश सरकार ने तय समय से पहले खरीद की। दक्षिण हरियाणा के अंदर तय समय किया, बावजूद उसके खरीद नहीं की गई। सरकार की जो नीति है, ये कहते तो है कि हरियाणवी एक, हरियाणा एक, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन इसमें जो अंतर दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सीधी बात है, सौतेला व्यवहार दक्षिण हरियाणा के साथ हमेशा होता आया है, अभी भी चल रहा है। धान की फसल की खरीद में पहले सरकार ने कहा 10 अक्टूबर से करेंगे, किसान खड़े हुए, सरकार ने कहा 3 अक्टूबर से शुरू कर देंगे जी। कहा नमी का ये प्रोपोर्शन वो प्रोपोर्शन। बाद में जब खरीद होनी शुरू हुई, आपको पता नहीं पता, जो किसान लेके आया चुपचाप से खरीदा, सरकार ने खरीदना पड़ा, क्योंकि वहाँ का किसान खड़ा है, वहाँ का किसान आवाज़ उठाता है और राजनीति वहाँ की आवाज़ से डरती है। यहाँ दक्षिण हरियाणा का एक तो किसान थोड़ा भोला है और दूसरा इसके नेता यूं हाथ बांध के खड़े रहते हैं। अरे तुम्हें चंडीगढ़ किस लिए भेजा है, तुम्हें दिल्ली किस लिए भेजा है, किसी लाल बत्ती के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें भेजा है यहाँ के दुख दर्द के बारे में बोलने के लिए। वहाँ बोलते नहीं है, चुपचाप बैठे रहते हैं। अगर हरियाणा के इस इलाके के एमएलए एमपी खड़े होके बोलते कि क्यों यहाँ बाजरे की खरीद लेट हो रही है, तो यहाँ ठीक नहीं हो जाती। बाजरे की खरीद में सरकार ने घोषणा कर दी, भारत सरकार का रेट है 2250 न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब इससे कम से कम 2250 प्रति क्विंटल तो मिलना चाहिए जी। पिछले साल हम सब के दबाव में सरकार ने खरीद की, उससे पिछले साल खरीद की। इस साल क्या किया, खरीद से हाथ झाड़ लिया और कहा है कि भाई हम आपको 600 रुपये भरपाई कर देंगे। ठीक है भाई, 600 रुपये भरपाई करोगे, इसका मतलब है कि आपको लग रहा है मार्केट में 1650 का रेट है। अब आप मेरे साथ आ जाओ, यहाँ अटेली मंडी देख लेते हैं, कनीना मंडी देख लो, रेवाड़ी देख लो, महेंद्रगढ़ देख लो, आप भिवानी देख लो, तोशाम देख लो, झज्जर देख लो, मेवात देख लो, कहीं 1650 का रेट मिल रहा हो तो मेरे को दिखा दो। लेकिन इसमें तो सर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उनका ये कहना है, हमने इस विषय में उनसे बात भी की है, तो उनका कहना है कि यदि यहाँ के किसान की जो फसल बिक रही है 1500 भी बिक रही है, 1400 बिक रही है, तो इस बार सरकार ने पहले 8 क्विंटल जो लेती थी प्रति एकड़ के, उसको बढ़ा करके 10 क्विंटल कर दिया है। और जो पैसा मिलता था पहले उस पे मिलता था जो मार्केट में बेचने के लिए जाते थे। अब की बार जो टोटल पैदा हुई है किसान के पास, वो अपने घर के यूज में भी रख रहा है बाजरा, तो उस सारे को मिलाकर 10 क्विंटल के हिसाब से दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि किसान को नुकसान नहीं हुआ। आपको गलत बता रहे हैं, वो सारे में 10 क्विंटल नहीं दे रहे हैं, कहीं 10 है, कहीं 9 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है। अच्छा, सरकार की नीति ये है, जिस ब्लॉक में औसत पैदावार जितनी हुई है जी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। इससे पहले नीति ये थी, पूरे हरियाणा की औसत लेते थे 8 क्विंटल की। अब इन्होंने हरियाणा की औसत लेने की बजाय हर ब्लॉक की औसत ली है, किसी का 6 है, किसी का 10 है। तो ये नीति बेहतर है, मगर ये कहना कि वो हरियाणा पे एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उतना जैसा पहले था बिल्कुल वैसा का वैसा है, सरकार को वही पड़ेगा, सरकार में कोई फर्क नहीं है। सरकार ने एक पैसा फालतू नहीं दिया है इसके लिए। नंबर 2, ये कहना कि साहब आपको घर बैठे मिल गया, भाई किसान को जाके तो बेचना तो पड़ेगा ना जी। असली सवाल ये है, क्या किसान को अपना बाजरा बेचने पर 2250 रुपये मिला कि नहीं मिला? आज यहाँ पे जो बिल्कुल औसत क्वालिटी का बाजरा होता है उसका रेट मैंने आप लोगों से ही पूछा, 1300 रुपया, 1350 रुपया, 1400 रुपया। यहाँ हैफेड के चेयरमैन आए, उस दिन उनकी आंख के सामने 1365 में बिका, 1359 में बिका हुआ है, ये रेट है जी। अब आप बताओ कि कितना पड़ा? मान लो 1350 मान लो, आप 1400 मान लो, 1400 भी मान लो, तो 1400 रुपया आपको मंडी में मिला, 600 रुपया मान लो सरकार ने पूरी की पूरी फसल का आपको भेज भी दिया, कितना हुआ? 2000। सरकार का रेट क्या है? 2250 न्यूनतम, क्योंकि अच्छा रेट नहीं है। भारत सरकार कहती है कि इससे कम तो किसान को किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिला तो हम उसका समर्थन करने आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब क्या हुआ? 2250 का एमएसपी हरियाणा सरकार ने पिछले दरवाजे से बदल के 2000 रुपये कर दिया है, और उसके ऊपर कह रहे हैं कि ताली भी बजाओ, हार भी पहनाओ और हमारे गुणगान भी करो, क्योंकि हम तुमको 2000 दे रहे हैं, देखो कितना बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? और ये तो तब जबकि रजिस्ट्रेशन हुआ हो।
हर जिले में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ इतने किसान मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, रजिस्ट्रेशन करवाया किसी एकड़ का, 8 एकड़ का निकला 4 एकड़, पंचायत की जमीन ले रखी है, रजिस्ट्रेशन उसका हो नहीं सकता। तो सरकार सीधे ये क्यों नहीं करती कि भाई गिरदावरी करवाते हो, आप अपने पटवारी से करवाते हो ना, सरकार की तनख्वाह देते हो उसको, गिरदावरी कोई रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं मान लेते? किसान के सर के ऊपर क्यों डाल रहे हो ये सारा काम? क्योंकि नियत नहीं है। अगर ये बात सिरसा की होती, फतेहाबाद की होती, कुरुक्षेत्र की होती, करनाल की होती तो अब तक मान ली जाती, लेकिन क्योंकि ये मामला महेंद्रगढ़ का है, रेवाड़ी का है, मेवात का है, यहाँ तोशाम का है, इसलिए नहीं माना जा रहा। आखिरी सवाल, आपके बारे में ये कहा जाता है कि जो योगेंद्र यादव फिलहाल जो जिस प्रकार से किसान आंदोलन के अंदर जितनी सक्रियता से लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आने वाले समय में अपना जो राजनीतिक वजूद है उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के जो है काम में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जो जो ऐसा कहते हैं वो भी तो आ जाए ना, कर लें, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ नरेंद्र मोदी भी अपना राजनीति चमकाएं। भाई मान लो किसानों की बात, आज मोदी जी कह दें कि भाई मेरे को 1 साल तक ध्यान नहीं आया, गलती हो गई, आज मैं किसानों की बात मानता हूँ, तीनों कानून रद्द करता हूँ, एमएसपी का कानून मैं बना देता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने खुद अपने मुंह से 2011 में कहा था कि एमएसपी का कानून बनना चाहिए। आज मोदी जी कह दें कि मैंने मान ली, अगले चुनाव में उनके वोट बढ़ जाएंगे, किसान खुश हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। भाई मोदी जी चमकाएं, खट्टर जी चमकाएं, हुड्डा जी चमकाएं, किसान की सेवा करो और अपनी राजनीति चमकाओ, बहुत अच्छी बात है ना। अपने बारे में मैं बता दूं जी, 2015 में पहली बार जब सरकार ने, मोदी सरकार ने आके किसानों की जमीन छीनने का एक कानून शुरू किया था, तब हमने 2015 फरवरी में नमक आंदोलन शुरू किया था कि सब एमपीज को जा जाके नमक की थैली दी थी कि आप अगर हमारा नमक खाया है तो आप संसद में जाके इस कानून का विरोध करो। कहाँ से शुरू किया था? उसके बाद अमृतसर से लेके हरियाणा होते हुए अपने यहाँ हरियाणा के अंदर हमने यात्रा समाप्त की थी, ट्रैक्टर यात्रा की, 2015 की बात है। 2016 में हमारे इलाके में सूखा पड़ा, यहाँ से लेके कर्नाटका तक, कर्नाटका से यहाँ तक हमने यात्रा की सूखा पे किसानों के लिए। बुंदेलखंड जो इलाका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है, वहाँ और मराठवाड़ा दोनों में भयानक सूखा पड़ा था। पैदल यात्रा की, मेरे कई साथी यहाँ पे बैठे हैं, 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल यात्रा की सैकड़ों किलोमीटर तक। मैं तो सबको कहता हूँ भाई, ना तो मैंने बुंदेलखंड में जाके चुनाव लड़ा, ना हमने मराठवाड़ा में चुनाव लड़ा, और वो सब करने के बाद 2019 के चुनाव में भी हम तो नहीं थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो ये लड़ा नहीं। मैं सबको वैसे कहता हूँ लड़ना चाहिए, आप ऐसा करो, सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, 44 डिग्री के अंदर पैदल यात्रा करो किसानों के लिए, उसके बाद चुनाव लड़ो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो सबको आमंत्रित करता हूँ। मेरे को तो कोई भी नौजवान, अपने इलाके का नौजवान, कोई नौजवान लड़की दिखे जिसमें टैलेंट हो, जिसमें मुझे लगे बुद्धि है, ओजस्वी है, मैं तो कहता हूँ राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि जब तक राजनीति में नहीं आएंगे ये देश नहीं सुधरेगा। ये कह देना राजनीति बहुत गंदी है, और ये सब राजनेता ही कहते हैं बैठ बैठ के राजनीति बहुत गंदी है, इसका मतलब मेरे और मेरे बेटे एक बात छोड़ दो, तुम मत आओ इसके अंदर। नहीं, सबको आना चाहिए, और अगर ये करना राजनीति है तो मैं तो बार बार कहता हूँ, शुभ को सच में बदलने का नाम राजनीति है। वो राजनीति सबको करनी चाहिए, आप सबको भी। योगेंद्र जी, आपने प्रत्येक विषय पर बड़ा बेबाकी से अपने विचार रखे, इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इलाके के लोगों से बात करने का आपने समय दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज व्यक्ति विशेष में हमारे साथ ही योगेंद्र यादव जी जय किसान आंदोलन से थे। फिर किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात करवाते हैं, तब तक देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।